हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए एप्लीकेशन पर जहां आपको प्रतिदिन एक नया सेशन मिलेगा जिसमें इंग्लिश से जुड़े आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जा पाएंगे और निश्चित रूप से आपका भी इंग्लिश से जुड़ा हुआ डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, इस फर्स्ट सेशन में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, काइंड्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़े हुए तमाम तरह के जो है डेफिनेशन से लेके उसके एग्जाम्पल्स वगैरह को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप सब लोग जो है मतलब वीडियो के साथ जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों को आप बताइए, शेयर कीजिए, इस एप्लीकेशन को जो है तमाम लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि उनकी भी जो है एजुकेशन जो है से जुड़ा हुआ जितने भी मसले हैं वह हल हो जाए। तो सबसे पहले ये पहला वीडियो है इस एप्लीकेशन पे। तो पहले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, और इंग्लिश किस तरह का लैंग्वेज है, किस तरह का भाषा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये इंग्लिश जो आप देख पा रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है। तो सीधी सी बात है, इसका एक बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही जो है एक सटीक सा डेफिनेशन हमने देने का प्रयास किया है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इफ एनीवन कैन आस्क यू, पूछता है, इफ एनीवन आस्क यू, कोई भी आपसे अगर पूछता है व्हाट इज इंग्लिश, तो आप बहुत तरह का जो आप रटी रटाई जो उसकी डेफिनेशन देने का प्रयास करते हैं, तो आप वह डेफिनेशन न दे करके आप ये वाला दीजिए ताकि उसको भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, उसको भी लगे कि हाँ कुछ दिया है बंदा। तो चलो यहाँ पे पहला डेफिनेशन ये है इंग्लिश का कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज होता क्या है। तो नॉन फोनेटिक यहाँ जो शब्द है आपको दिखा नॉन फोनेटिक, तो नॉन फोनेटिक शब्द को हमने विद इन ब्रैकेट जो है क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर किया है कि नॉन फोनेटिक वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज आर दोज वर्ड्स दैट आर नॉट स्पेल्ड अकॉर्डिंग टू द साउंड्स द लेटर्स रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि नॉन फोनेटिक वर्ड्स जो है हमारी भाषा में जो नॉन फोनेटिक वर्ड्स है वह वैसे वर्ड्स है दैट आर नॉट स्पेल्ड, जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साउंड्स, उस साउंड्स के अनुसार द लेटर रिप्रेजेंट्स, मतलब जो लेटर रिप्रेजेंट करता है उस साउंड के अनुसार जो है उस शब्दों का उच्चारण अगर ना हो तो दैट इज कॉल्ड नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। तो नॉन फोनेटिक लैंग्वेज को अगर हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें तो हम आपको समझाएंगे कि देखिए हिंदी जो है ना वह फोनेटिक लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। अब कहने का मतलब कैसे नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या है, PNEMONEIA। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग निमोनिया पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सही से देखिएगा ना तो ये पनोमोनिया है। ये क्या है, पनोमेनिया। तो सर देखिए लिखा तो पनोमोनिया है लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है, निमोनिया पढ़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए भाइयों कि ये पी को हम यहाँ पे साइलेंट कर दिए, तो यहाँ क्या है कि लिखा फोनेटिकली देखो तो पनोमोनिया है लेकिन इसको पढ़ा क्या जा रहा है, निमोनिया। तो इट मीन्स ये नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। उसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल अगर हम देने का प्रयास करें तो और हम एग्जाम्पल अगर हम दें आपको, तो आप सीधी सी बात है हम इसको इरेज कर दें और एग्जाम्पल अगर हम दें, देखिए हम WALK, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वॉक, इसको वॉक पढ़ते हैं ना। जबकि अगर फोनेटिकली आप देखिएगा, फोनेटिक के हिसाब से देखिएगा तो इसको वाल्क पढ़ा जाना चाहिए। W से व, ए से आकार, एल से ल और के से क, तो इसको वाल्क पढ़ना चाहिए लेकिन इसको हम वाक पढ़ रहे हैं। तो वाक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको फोनेटिकली नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको नॉन फोनेटिक वे में पढ़ रहे हैं। नॉन फोनेटिक का मतलब भाई जो लिखा है उस कदर ना पढ़ना, मतलब बिल्कुल अलग पढ़ना, तो यही होता है नॉन फोनेटिक। आई होप कि आपको नॉन फोनेटिक समझ में आ गया। इसको और अच्छे से अगर हम समझाना चाहें तो देखिए KNOW, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग नो पढ़ते हैं। जबकि अगर फोनेटिकली देखा जाए तो ये कनो है, के से क, इन से न, ओ से ओ, कनो। तो सर ये नो है, तो अब इसको हम नो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश जो है ना वो नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। अच्छा, हिंदी फोनेटिक लैंग्वेज कैसे है, हिंदी में जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। हिंदी में अगर हम लिखते हैं मोहन, हम लिखते हैं हिंदी में मोहन, तो हम इसको पढ़ेंगे भी मोहन। हम हिंदी में लिखेंगे राधा तो हम इसको पढ़ेंगे भी राधा। अगर हम हिंदी में लिखेंगे सलमा तो हम इसको पढ़ेंगे भी सलमा। तो ये फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक लैंग्वेज का मतलब भाई
शब्द ने जो कहा पढ़ने को वही पढ़ना, वो फोनेटिक लैंग्वेज हो गया। और नॉन फोनेटिक का मतलब हुआ कि भाई शब्द का जो उच्चारण है उस हिसाब से ना पढ़ के जो एक इंटरनेशनल जो है ट्रेडमार्क बना दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि इंग्लिश क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो उसमें जो है मतलब एक इंटरनेशनल टोन जो है बनाया गया है, मतलब सभी लोगों का टोन एक जैसा मतलब बनाने के लिए उसको एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज मान लिया गया है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। फिर से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। फिर से परिभाषा कोई पूछेगा तो आप समझा दीजिएगा बहुत अच्छे वे में। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, विच इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, जो कि एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप सीधे तौर पे बोलेंगे कि नॉन फोनेटिक वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज आर दोज वर्ड्स, मतलब नॉन फोनेटिक शब्द हमारी भाषा में वैसे शब्द होते हैं दैट आर नॉट स्पेल्ड अकॉर्डिंग टू द साउंड्स, जिसका उस साउंड के अनुसार जो है उच्चारण नहीं किया जाता है। द लेटर रिप्रेजेंट्स, मतलब जिस साउंड को वह लेटर रिप्रेजेंट्स करता है। अब बताइए ना, के से हम लोग पढ़ते हैं क, लेकिन हम यहाँ जो है ना KNOW में नो पढ़ रहे हैं। अब के कहाँ गया, तो ये के क रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम पर क नहीं रहे, हम नो पढ़ रहे हैं, कनो ना पढ़ के नो पढ़ रहे हैं, तो यही नॉन फोनेटिक लैंग्वेज हो गया। आई होप कि ये बड़ा इजी वे में क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी में भी जो है आप इस सब को नोट करते चलिएगा। आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऐप है ना, तो आप इस सब को क्या कीजिएगा कि नोट करते हुए चलिएगा कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो एक गैर ध्वन्यात्मक भाषा है। हमारी भाषा में गैर ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द है जिन्हें अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ध्वनियों के अनुसार उच्चारण नहीं की जाती है। जी हाँ, अंग्रेजी में बहुत ऐसे लेटर्स है बाबू जो मतलब उसके लेटर्स जो जिन उच्चारण को रिप्रेजेंट करते हैं उस अनुसार उसको नहीं प्रोनाउंस की जाती है, उस अनुसार उसको जो है नहीं उच्चारण किया जाता है। तो अब तो चलो ये इंग्लिश क्या है इससे जुड़ा हुआ ये बेसिक जो है क्लास आपको सीखने को मिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछेगा, मैंने पहले ही बताया था ये बहुत ही बेसिक सा जो है बेसिक क्लास है, तो अब पूछेगा आपसे व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, तो सीधी सी बात है कि आप इसको कैसे जो है लोगों को बताएंगे समझाएंगे। तो द वर्ड लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्यू और लिंगुआ विच मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग। अब देख लीजिए ये जो लैंग्वेज शब्द है ना, द वर्ड लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज शब्द जो है इज डिराइव्ड लिया गया है, ये जो है लिया गया है कहाँ से, लैटिन वर्ड से। कौन से लैटिन वर्ड से, तो लिंगु। लिंगु एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लिंगुआ भी बोलते हैं, लिंगु या लिंगुआ वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स जिस लिंगु और लिंगुआ शब्द का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड विथ टंग, मतलब भाषा वही है जो जबान से जो है क्या किया जाए, उत्पन्न हो, जो जीव से उत्पन्न हो, उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि लैंग्वेज क्या है। तो पहले लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति आप समझ लीजिए, लैंग्वेज शब्द बना कहाँ से, लैंग्वेज शब्द आया कहाँ से। तो ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैंग्वेज जो शब्द है ना वो लैटिन शब्द लिंगु और लिंगुआ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड विद द टंग, मतलब वह चीज जो जबान से उत्पन्न की जाए। तो जबान से हम क्या उत्पन्न करते हैं, अक्षर, शब्द, भाषा, वाक्य, यही तो लैंग्वेज जो है ना लिंगु और लिंगुआ ये दो शब्दों से लिया गया है जो कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है जो जबान से बोला जाए, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लो, आप लिखते चले जाओ आराम से, ये जानकारी के तौर पे आपको बहुत ही काम आएगा। अब देखिए लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर आपको परिभाषा की बात करो, डेफिनेशन की बात करो, तो ये बहुत ही बेहतर सा डेफिनेशन होगा कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज द मीडियम। लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है। माध्यम किस चीज का, तो ऑफ एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग का मतलब होता है आदान प्रदान करने का। क्या आदान प्रदान करने का, तो ऑफ आवर थॉट्स, हमारे विचारों को, एंड फीलिंग्स, और हमारी भावनाओं को। तो सीधी सी बात है कि हमारी भाषा हमारी विचारों और भावनाओं
को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। आई होप कि आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आया। बड़ा ही छोटा सा डेफिनेशन हमने बहुत सटीक वे में कोशिश किया है कि हम आपको समझा दें, और आपसे अगर कोई पूछे तो आप आराम से जो है बता दो किसी को कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज इज द मीडियम, लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है ऑफ एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, हमारी विचार तथा भावनाओं को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है लैंग्वेज। मतलब हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, जो भी इमोशंस हमारे होते हैं, जो भी हमारी थॉट्स होती है, उसी को एक दूसरे से क्या करके एक दूसरे को एक्सचेंज करने के माध्यम को हम क्या करते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। मतलब जिस माध्यम का इस्तेमाल हम अपनी भावनाओं, हम अपनी विचारों को जो है एक दूसरे तक पहुंचाने में करते हैं, डैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। वही माध्यम भाषा कहलाती है। क्या हम जो बता रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, और यही माध्यम भाषा। भाषा एक माध्यम है आपकी क्लास करवाने में। मतलब हम अब क्लास करवा पा रहे हैं तो भाषा इज अ काइंड ऑफ मीडियम, ये एक माध्यम है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज की जो है बात अगर आप करो, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करो, लैंग्वेज के प्रकार कितने होते हैं, तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोग समझे कि लैंग्वेज के प्रकार कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है 3 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट में जो है यहाँ पे ओरल लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं। ओरल लैंग्वेज भाषा की 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में क्या है, ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। ओरल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मौखिक। अगर आप बोले तो मैं यहाँ पे मौखिक शब्द लिख देता हूँ। ओरल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक कहने का मतलब जो है, आप समझ पा रहे हैं कि मौखिक क्या है। मौखिक आप समझ पा रहे हैं, मौखिक तो समझ में आ रहा होगा ना। मौखिक जो है ना, किससे जुड़ा हुआ शब्द है, मुख से जुड़ा हुआ शब्द है। और मुख मतलब आप समझते हैं ना, माउथ। तो मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज जो है ना, मौखिक भाषा क्या होगा कि आप देख लीजिए कि ओरल लैंग्वेज इज द सिस्टम और मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स बाय स्पीकिंग। आ गया बात भाई कि मौखिक भाषा जो है वह ऐसी सिस्टम है या ऐसी मीडियम है, माध्यम है, थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच का मतलब क्या, जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स बाय स्पीकिंग, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, अपनी विचारों को बोलकर, बाय स्पीकिंग का मतलब बोलकर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो सीधी सी बात है, उसी को जो है आप इन हिंदी समझ लीजिए, सीधी सी बात है। अब देखिए इन हिंदी में क्या है, वही चीज क्या है कि मौखिक भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से हम अपनी विचारों को क्या करते हैं, विचारों और भावनाओं को बोलकर व्यक्त कर देते हैं। तो ये ओरल लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पे आइए कि ओरल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे स्पीच, हम जो भाषण करते हैं, जो हम स्पीच देते हैं ना, तो वह सर ओरल लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल होता है। मौखिक भाषा, हम बोल करके क्या करते हैं, अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को भाषण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। टेलीफोन पे जो हम लोग बातचीत करते हैं कि नहीं, टेलीफोन वगैरह का जो हम इस्तेमाल करते हैं, हेलो कैसे हैं, तो मुंह से बोलते हैं ना, तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, ओरल लैंग्वेज। उसके बाद टेलीविजन की बात अगर आप करो, तो टेलीविजन पे भी जो हम लोग सीरियल या टीवी या जो भी जो है हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स सारी बातों को बोल करके हम हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। तो सर वहाँ पे ओरल लैंग्वेज जो है एक मीडियम के तौर पे यूज हुआ है। कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, परिवार में जो हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो सर कन्वर्सेशन भी क्या है, ओरल लैंग्वेज का एक बहुत ही बेहतर सा एग्जांपल है। सर हम लोग प्ले करते हैं, प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना नहीं, प्ले का मतलब यहाँ पे क्या, नाटक। हम लोग नाटक करते हैं, तो नाटक में भी जो है हम लोग अपनी भावनाओं तथा विचारों को बोलकर ही क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये भी जो है ओरल लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा जो है एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद रेडियो की अगर बात करो, तो रेडियो पे जितने भी कार्यक्रम प्रसारित वगैरह होते हैं, तो वह ओरल लैंग्वेज के माध्यम से ही वह जो है, मतलब ओरल लैंग्वेज ही मीडियम बनता है, वहाँ पे माध्यम बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और जो है आप लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओरल कम्युनिकेशन का मैं यहाँ पे देख लीजिए कि एग्जाम्पल वगैरह में एक पिक भी लिया हूँ, आप देख सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संचार, कि नहीं। तो मौखिक संचार जो है क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा परिभाषा टाइप का, डेफिनेशन टाइप का, कि ओरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। भाई मौखिक संचार तभी हो पाता है जब
फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन मतलब आमने सामने जब लोग होते हैं तो वहाँ पे मौखिक संचार होता है। ग्रुप डिस्कशन में भी होता है, टेलीफोन कॉल्स में भी जो है ओरल कम्युनिकेशन होता है। एंड अदर सर्कमस्टांसेस, और अन्य परिस्थितियों में भी ओरल कम्युनिकेशन होता है, इन विच जिसमें स्पोकन वर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मीनिंग, जिसमें जो है बोलने वाले शब्दों का इस्तेमाल जो है अर्थ को बयां करने के लिए, अर्थ को जो है व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब भी हम बोलते हैं तो वहाँ जो है ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। हम बोलते हैं, हमारे मुख से अगर कोई साउंड निकलता है तो वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन का क्या होता है, इस्तेमाल होता है कि नहीं। अब यहाँ पे चलिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक गर्ल्स है और यहाँ पे एक बॉय है, दोनों एक दूसरे से मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस मीडियम का इस्तेमाल हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक लेडी है और यहाँ पे जो है एक जेंट्स है, तो ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, चाहे जिस तरह का भी बातचीत करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन का क्या हो रहा है, मतलब ओरल कम्युनिकेशन का जो है उपयोग हो रहा है। तो आप ओरल कम्युनिकेशन समझ गए। ओरल कम्युनिकेशन को ही हम लोग ओरल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। 2 नंबर जो था सेकेंड काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, जो सेकेंड काइंड्स ऑफ लैंग्वेज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। रिटेन लैंग्वेज, सेकेंड काइंड्स ऑफ लैंग्वेज जो है रिटेन लैंग्वेज है। रिटेन लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। रिटेन लैंग्वेज मतलब क्या, लिखित भाषा। देखिए दोनों तरह का ग्रामर आपका क्लियर हो रहा है, एक हिंदी व्याकरण और दूसरा इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश और हिंदी व्याकरण में हिंदी वाली बातें, आप हिंदी व्याकरण भी आपका कवर होते चलेगा इससे। तो रिटेन लैंग्वेज क्या है, रिटेन लैंग्वेज को हम लोग लिखित भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो लिखित भाषा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखित भाषा लिखा हुआ है कि नहीं। तो लिखित भाषा क्या है, तो रिटेन लैंग्वेज इज द सिस्टम और मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स बाय राइटिंग। मतलब रिटेन लैंग्वेज, लिखित भाषा एक ऐसा जो है प्रणाली है या माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी विचारों और भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं। देखिए हम बहुत सारी बातें बोल नहीं पाते हैं, मतलब गट्स नहीं होता है हमारे अंदर कि हम बोल के बयां करें, तो हम क्या करते हैं, उन बातों को लिख लेते हैं। और जब लिख लेते हैं तो भाई लिखकर भी हम अपनी बातें जो है एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे के समक्ष जो है अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। लिखना भी एक माध्यम है। तो अगर हम लिखकर अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं तो डैट इज कॉल्ड व्हाट, डैट इज कॉल्ड रिटेन लैंग्वेज। उसी को हम लिखित भाषा बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह है, आप देख सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल वगैरह को हम लोग देखें, जैसे न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में जितने भी तरह की समाचार, घटनाएं, प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है वो हमारे तक आती है, हम जान पाते हैं कि कहाँ क्या हुआ। तो ये रिटेन लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रिटेन लैंग्वेज जो है, न्यूज़पेपर रिटेन लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेटर वगैरह देखिए, लेटर तो आज खैर इसकी जो है उपयोगिताएँ कम गई है, लेकिन पहले जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो लेटर, पत्राचार के माध्यम से ही जो है लोग एक दूसरे को क्या करते थे, अपने बारे में बताया करते थे। तो ये लेटर जो है आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिटेन लैंग्वेज का। उसके बाद इससे देखिए, हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक पे इससे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, लेख लिखते हैं। तो लिखते अगर है, बोलते नहीं हैं, लिखते हैं, तो वह रिटेन लैंग्वेज है। मैगजीन वगैरह जिसको हम बोलते हैं, मैगजीन मतलब क्या होता है, ये मतलब साप्ताहिक जो मैगजीन वगैरह आते हैं ना, वीकली मैगजीन वगैरह, तो सर ये मैगजीन भी जो है रिटेन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। स्टोरी अगर हम बोल रहे हैं तो वह ओरल जो है लैंग्वेज हो गया, लेकिन अगर वही लिख रहे हैं ना तो वह रिटेन लैंग्वेज हो गया, ठीक है। बायोग्राफी मतलब ये जो जीवनी होती है, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जीवनी, आत्मकथा जिसको बोलते हैं। तो मतलब लिखी गई बातें, अगर आत्मकथा लिखी गई हो तो डैट इज कॉल्ड व्हाट, डैट इज कॉल्ड रिटेन लैंग्वेज। उसको हम रिटेन लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। हम लोग वायर का मतलब यहाँ पे तार कौन सा, जो हम भेजते हैं किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार या सगे संबंधियों के पास, तो वो क्या होता है, रिटेन लैंग्वेज होता है। सर बुक वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो रिटेन लैंग्वेज होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का चल रहा है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन क्या है, यहाँ पे ओरल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए सब लोग अपना अपना एक पेज रखा हुआ है कि नहीं, और इसी पेज में जो है लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ लिख रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई यहाँ पे लेटर लिख रहा हो, कोई एस्से लिख रहा हो, कोई हो सकता है कि यहाँ स्टोरी लिख रहा हो, कोई जो है मतलब बुक के कुछ पैराग्राफ लिख रहा हो। तो ये सब रिटन फॉर्म में है। तो ये सभी के सभी जो है रिटन लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। आप लिखते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप 3 नंबर जो है आप 3 नंबर
हाँ, ये जो लैंग्वेज के 3 नंबर काइंड है, इस पे आप देखिए कि थर्ड जो काइंड्स ऑफ लैंग्वेज होता है वह साइन लैंग्वेज होता है। साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज को हम लोग जो है सांकेतिक भाषा बोलते हैं। देखिए, साइन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो साइन लैंग्वेज जो है क्या है, तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि साइन लैंग्वेज इज द सिस्टम or medium through which we express our thoughts and feelings by using the hands and other parts of body। अब सीधी सी बात है कि भाई साइन लैंग्वेज जो होता है ना, सांकेतिक भाषा जो होता है, वह एक ऐसा सिस्टम या वह एक ऐसा मीडियम होता है थ्रू विच, जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग, जिसके द्वारा हम अपनी विचारों या अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बाय यूजिंग द हैंड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाथ या हमारे शरीर के अन्य पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, मतलब संकेत के माध्यम से। देखिए, ये हमारे जो हाथ चल रहे हैं ना, तो कहने का मतलब ये सांकेतिक जो है भाषा का एक जो है एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, कुछ पिक्चर के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया है। क्या है कि देखिए यहाँ पे एक लेडी है और यहाँ एक गर्ल्स है। हो सकता है ये गर्ल्स गूंगी हो, बोलने में सक्षम नहीं हो, और ये लेडी बोल सकती हो, लेकिन अब ये लेडी देखिए सजी संवरी है, ये कुछ पहनकर इस लड़की को दिखाने की कोशिश कर रही है, बताओ बेटा मैं कैसी दिख रही हूँ। तो ये लड़की देखो यहाँ पे किस तरह का संकेत कर रही है, ये देखो, ये संकेत ऐसा संकेत है। तो ये संकेत का मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब होता है गजब, मतलब झकास लगना, मतलब बेहतर लगना, हम ऐसे बोलते हैं। देखते हैं हम लोग शादी विवाह में अगर जाते हैं तो लड़का लड़की अगर उसका जोड़ी मैच कर गया तो पूछा जाता है कि कैसा लग रहा है, तो झकास लग रहा है, तो झकास। तो ये साइन लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जैसे ये लड़की बोली, जैसे ऐसे एग्जाम्पल दी, तो उसके तुरंत बाद जो है ये लड़की देखिए यहाँ पे औरत क्या कर रही है, थम्स दिखा रही है। थम्स मतलब ओके, ये क्या है, ये ओके, मतलब ये साइन लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे आप देखिए इस पिक में एक लड़का जो है, हेलो सर, ये क्या है, साइन लैंग्वेज है, बोलना नहीं है, हेलो, ये। तो अब देखिए ये गुड बाय। अब गुड बाय क्या है, देखिए आज भी छोटे छोटे बच्चे जो है, आपके बच्चे छोटे छोटे जब घर में बोलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने का मतलब क्या, टाटा बाय, टाटा बाय, तो ये गुड बाय। आप समझ पा रहे हैं ना, ओरल ये सॉरी साइन लैंग्वेज। अब देखिए नाइस टू मीट यू। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे करते हैं, तो ये इसका मतलब होता है नाइस टू मीट यू। ये ओरल लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा, ओरल लैंग्वेज का है, ये जो है साइन लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसके बाद जो है मतलब ये यस। अब यस क्या है, आप देखिएगा मतलब क्रिकेट वगैरह में ये ऐसे करके दोनों बैट्समैन जो है क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो यस, ये थोड़ा सा ओरल लैंग्वेज हो गया। अब ये नो का है, अब ये प्लीज का है, और ये थैंक्स का है। अब ये थैंक्स का क्या है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम ऐसे करते हैं, तो ये थैंक्स हो गया, समझे। तो अब हम बोल पा रहे हैं, और जहाँ नहीं बोल पाते हैं लोग वहाँ पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो बोलते हैं वो भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इशारों में दिल लेने वाली बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो अब आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब साइन लैंग्वेज क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रामर की तरफ हम लोग रुख करते हैं कि भाई ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ग्रामर का एक बड़ा ही सुंदर सा सटीक सा जो है डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, और इसका दो डेफिनेशन हमने तैयार किया है, और दोनों डेफिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, सूट करेगा, बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामर मतलब व्याकरण जो है क्या है, व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है। तो ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। मतलब ग्रामर जो है वह क्या है, वह एक विज्ञान है दैट टीचेज अस, जो हमें पढ़ाता है, जो हमें सिखाता है, या जो हमें बताता है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए, एंड स्पीक, कैसे बोला जाए इंग्लिश को करेक्टली मतलब शुद्ध। तो सीधी सी बात है, ग्रामर व्याकरण व विद्या है, व्याकरण व विज्ञान है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखलाता है। तो ये तो देखिए हमने आपको पहले ही बोला कि ये फर्स्ट क्लास है और बेसिक है। तो बेसिक में जो है बेसिक डेफिनेशन का ही हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सब मतलब क्लास शुरू होने से पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सीधी सी बात है कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर ही वह माध्यम है, ग्रामर ही वह विज्ञान है
जो हमें भाषा को शुद्ध अंग्रेजी को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना क्या करता है, सिखलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते भी होंगे, आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसका एक दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको देने का प्रयास किया, आप इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर ढंग से। अब यहाँ पे आइए कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज एक्यूरेटली। ये जो है मैंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया डेफिनेशन को कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर जो है वह नियमों का एक सेट है, नियमों का एक संग्रह है। सेट का मतलब यहाँ पे संग्रह, ग्रामर जो है नियमों का एक संग्रह है दैट हेल्प अस, जो हमें क्या करता है, मदद करता है, जो हमारी सहयोग करता है टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस, मतलब उचित वाक्यों को बनाने में, इन रीडिंग पढ़ने में, राइटिंग लिखने में, स्पीकिंग बोलने में, द लैंग्वेज करेक्टली, उस भाषा को करेक्टली मतलब एक्यूरेटली शुद्ध जो है उस भाषा को लिखने में, पढ़ने में या बोलने में क्या करता है, मदद करता है। तो सीधी सी बात है कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर जो है मतलब नियमों का एक सेट है, एक कलेक्शन है दैट हेल्प अस, जो हमारी मदद करता है टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस, उचित वाक्यों को के निर्माण करने में, इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज एक्यूरेटली, ताकि जो है हम उस भाषा को शुद्ध पढ़ सके, लिख सके या बोल सके। तो ये दूसरा जो है डेफिनेशन था जो कहीं कहीं आपको किताब में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के पार्ट्स कितने होते हैं, ग्रामर के जो है प्रकार कितने होते हैं, व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं। तो सीधी सी बात है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं, व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन 5 प्रकार होते हैं, तो इसको भी हम स्क्रॉल करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोग लिखते चलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं। हालांकि ये ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो है, आप आराम से जो है इसको मतलब रिकॉर्ड कर भी सकते, रिकॉर्ड मतलब आप इसको बार बार आप देख सकते हैं। अब देखिए ग्रामर के जो 5 काइंड्स है, 5 काइंड्स है, वह है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। तो अब ऑर्थोग्राफी क्या होता है, जिसका हिंदी वर्ण विचार होता है। अब इटिमोलॉजी क्या होता है, जिसका हिंदी शब्द विचार होता है। अब सिंटेक्स क्या होता है, जिसका हिंदी वाक्य विचार होता है। पंचुएशन क्या होता है, जिसका हिंदी चिन्ह विचार होता है। प्रोसोडी क्या होता है, जिसका हिंदी छंद विचार होता है। तो इस पे भी हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, बारी बारी से हम इस पे अध्ययन करेंगे। इन सभी चीज़ों पे जो है हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे सारी चीज़ों को। तो अब जो है हालांकि इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, लेकिन जब एक एक जो है टॉपिक हम लोग बनाएंगे, जैसे ऑर्थोग्राफी पे, ग्राफी पे, तो इस पे डिस्कशन होगा। मतलब हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बात आया कि ऑर्थोग्राफी क्या है, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण विचार की बात अगर आप करो तो इसकी डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोग्राफी। मतलब ग्रामर का, व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में, लेटर्स मतलब वर्ण, अक्षर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। व्याकरण का वह भाग जिसमें हम अक्षरों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अक्षर क्या है। तो आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें 26, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स है सर, मतलब 26 अक्षर है। तो इन्हीं 26 अक्षरों का अध्ययन जो है वो ऑर्थोग्राफी मतलब जो है वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। अब यहाँ पे लेटर्स क्या है, तो आप इसको आप समझ सकते हैं बड़े इजी वे में, जो है एक एक चीज़ का डेफिनेशन यहाँ पे तैयार है। देखिए ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ों हम लोग डेफिनेशन को कवर करने का प्रयास किए हैं। तो लेटर्स क्या है, तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। मतलब भाई अक्षर जो है वह सबसे छोटी इकाई है, अक्षर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड, खंडित नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, कि नहीं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अगर हम बोलते हैं अ,
तो अ को आप खंडित कैसे कर लीजिएगा? आप बोलते हैं क, तो क को आप खंडित कैसे कर लीजिएगा? बताइए ना। अगर हम और भी डीप में लेके चले तो डीप में क्या लेके चलना? हम ए बोलते हैं तो ए को खंडित कर दीजिएगा क्या? ए को खंडित कर दीजिएगा तो ए होगा ही नहीं। अब बी को खंडित कर देने से क्या होगा? बी को मान लेते हैं हम यहाँ से हटा देते हैं, तो वह कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो लेटर्स किसको बोलते हैं? लेटर्स उसको बोलते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, शब्दों के खंड या टुकड़े हो सकते हैं लेकिन लेटर्स के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब और भी बात अगर आप करना चाहेंगे, लेटर्स के कितने प्रकार होते हैं? तो काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के कितने प्रकार होते हैं? तो आप सबको पता है भाइयों कि लेटर्स के दो प्रकार होते हैं, बेसिकली दो प्रकार होते हैं। हालांकि एक थर्ड प्रकार भी आ जाता है जिसको हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन हम अगर काइंड्स ऑफ लेटर्स की बात करें तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे, एक बड़ा ही सुंदर सा सॉन्ग था कि नहीं, उस सॉन्ग के माध्यम से अगर आप उस सॉन्ग को अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो लेटर्स भी आपके दिमाग में इजी वे में बैठ जाएगा। एक सॉन्ग है कि बम 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 शिव शंकर भोला, वर्ण के माने अक्षर होला, ऊहो में दू भेद हो जाला, उहे स्वर और व्यंजन कहलाला। अब व्यंजन के बाद यह तमाशा, हरदम करेलन स्वर के आशा। अब ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। बम बम शिव शंकर भोला क्या है? तो ये तो एक राइमिंग शब्द एक ला के डाल दिया गया। अब बाद वाले वाक्य पे ध्यान दीजिए। बम 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 शिव शंकर भोला के बाद क्या है? वर्ण के माने अक्षर होला। वर्ण के माने का होला? अक्षर होला। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो अक्षरों को वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा वर्ण किसे कहते हैं, तो अक्षर को वर्ण कहते हैं। अच्छा, ऊहो में दो भेद हो जाला। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। दो भेद हो जाला, दो प्रकार हो जाता है। उहे स्वर और व्यंजन कहलाला, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब व्यंजन के बाद ये तमाशा, हरदम करलन स्वर के आशा। मतलब व्यंजन जो है उसकी एक बहुत बड़ी बदमाशी ये है कि सर वह हमेशा स्वर वर्ण की जो है क्या करता है? स्वर वर्ण के बिना जो है कोई व्यंजन कंप्लीट ही नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं क, तो क को अगर आप देखेंगे ना, आप इसको अलग अलग करेंगे तो क प्लस अ इक्वल टू क, तो क में अ छुपा है। जितना भी आप कंसोनेंट साउंड में आप लेटर्स का जिक्र कीजिएगा सब में अ छुपा हुआ रहता है। आप देखिएगा, समझे? तो व्यंजन कोई भी जो है विदाउट स्वर, कोई भी जो कंसोनेंट है वह विदाउट जो है वोवेल लेटर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो आप देखिए काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षर के प्रकार। अक्षर के प्रकार का जिक्र हम तो भाई समझा दिए, लेकिन इस पे काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षरों के प्रकार। तो सर पहला तो वोवेल है, वोवेल लेटर कि नहीं? तो द लेटर विच इज प्रोनाउंसिएटेड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ वोवेल। एक बहुत बड़ी बात है कि भाई वोवेल लेटर किसको बोलते हैं? तो वोवेल लेटर उस जो है लेटर को बोलते हैं जो खुद जो है, जिसका उच्चारण खुद होता है, जिसका उच्चारण स्वयं होता है, उसी को हम लोग वोवेल लेटर बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता है वोवेल कहलाता है कि नहीं? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स। मतलब जो है 26 जो अक्षर होते हैं इंग्लिश में, उसमें से अगर हम माइनस कर दे ए, ई, आई, ओ और यू, तो कितने बच गए? 21 बच गए। तो ये 21 जो बच गए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोनेंट लेटर्स बोलते हैं, कंसोनेंट्स बोलते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको हम वोवेल्स बोलते हैं या वोवेल लेटर्स बोलते हैं। अब दूसरा है कि व्हाट इज कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या होता है? तो आप जो है इस बात को आप समझ लीजिए कि कंसोनेंट्स, द लेटर विच इज प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ वोवेल इज कॉल्ड अ कंसोनेंट। मतलब कंसोनेंट वह लेटर्स होता है जिसका उच्चारण एक स्वर वर्ण के माध्यम से किया जाता है। एक स्वर वर्ण के बिना जो है कंसोनेंट, हम बोले ना है कि भाई व्यंजन के बाद यह तमाशा, हरदम करेलन स्वर के आशा। बिना जो है वोवेल का कोई भी कंसोनेंट कंप्लीट नहीं है। आप समझ गए ना? वोवेल जो है कंसोनेंट किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात आप देख लीजिए डेफिनेशन में भी, वह अक्षर जिसका उच्चारण वोवेल की सहायता से होता है कंसोनेंट कहलाता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अब इसकी अगर कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो आप देखिए कुछ एग्जाम्पल। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ई, ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। मतलब देखिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं
कि ए ई आई ओ यू एंड यू, ये 5 अक्षरों को छोड़कर जितने भी लेटर्स है सभी के सभी लेटर्स क्या है, कंसोनेंट्स। हम पहले ही बता चुके हैं, ये आप सबको भी पता है। अब चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र है। नोट, अब नोट में देखिए, नोट में इस पर डिस्कशन होगी, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। अब W और Y ये जो आपके 26 लेटर्स थे उसमें से 5 मैंने वोवेल को माइनस कर दिया, 21। अब 21 को क्या बोला गया, कंसोनेंट बोला गया। अब इस कंसोनेंट में भी बाबू ये जो W और Y है, W और Y इसको क्या कहा जा रहा है, तो देखिए कि W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स, इन दोनों को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जब इनका उपयोग जो है शब्द के शुरू में होता है तो दे आर कॉल्ड कंसोनेंट्स, तो ये कंसोनेंट्स माने जाते हैं। व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, लेकिन जब इनका इस्तेमाल शब्द के शुरू में नहीं होता है तो दे आर कॉल्ड वोवेल्स, तो इनको वोवेल्स कहा जाता है। तो चलिए इन चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा जो है बारीकी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये परिभाषा जो है मुझे सूट नहीं किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं इसको अपने स्तर से समझाने का आपको प्रयास कर देता हूँ। किसी भी बुक वगैरह में ये सब नहीं देता है जल्दी। हाँ, इतना तो देता है कि W एंड Y आर सेमी वोवेल्स, लेकिन W एंड Y आर सेमी वोवेल्स और W एंड Y आर नॉट कंसोनेंट्स, ये नहीं देता है। जबकि मैं आज आपको कुछ अलग सा बताऊँगा। देखिए ये W और Y को आप अगर सेमी वोवेल बोलते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सेमी वोवेल जो होता है, ये सेमी वोवेल का मतलब क्या होता है। तो सेमी का मतलब होता है अर्ध, अर्ध होता है, समझे। और वोवेल का मतलब होता है स्वर। अर्ध को जो है अगर हम और इसको जो है तोड़ने का प्रयास करें तो अर्ध का मतलब आधा होता है, जैसे अर्ध चंद्रमा, अर्धनारीश्वर। क्या, जैसे अब इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बातों में भी आप समझ सकते हैं कि हम लोग स्क्वायर पढ़े थे ना, स्क्वायर हम लोग पढ़े थे स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब हम लोग पढ़े थे वृत्त, वृत्त पढ़े थे ना। स्क्वायर का मतलब वृत्त पढ़े थे नहीं, सर्कल, सर्कल पढ़े थे, माफ़ कीजिएगा। हम इसको वाइप कर दें, हम लोग पढ़े थे सर्कल पढ़े थे। तो सर्कल जब पढ़े थे हम लोग, तो सर्कल का मतलब हम लोग वृत्त पढ़े थे ना। सर्कल का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, वृत्त पढ़े थे। सर्कल का मतलब हम लोग वृत्त पढ़े थे, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मतलब क्या, सेमी सर्कल मतलब क्या, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या, अर्धवृत्त का मतलब क्या भाई, आधा वृत्त, अर्धगोला जिसको बोल सकते हैं। अच्छा, क्रिकेट की भाषा में देखिए कि हम लोग फाइनल खेलते हैं, तो फाइनल अगर हम लोग खेलते हैं तो फाइनल के पहले एक सेमीफाइनल होता है ना। तो सेमी का मतलब क्या हो गया, आधा फाइनल। मतलब फाइनल से कम मज़ा सेमीफाइनल में नहीं आता है, आधा मज़ा आता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि भाई सेमी का मतलब क्या होता है, अर्ध होता है। तो अब आप थोड़ा सा फिर से डिस्कशन पे आइए कि W एंड Y इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वोवेल। तो सेमी का मतलब क्या हुआ भाई, जिक्र हो चुका है। सेमी का मतलब क्या हुआ, अर्ध, ठीक है। और वोवेल का मतलब क्या हुआ, स्वर। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर W और Y सेमी वोवेल है, मतलब अर्ध स्वर है, तो अगर कोई चीज़ आधा है तो आधा कुछ और होता होगा ना। अब कहने का मतलब बाबू यहाँ पे गिलास है कि नहीं, और इस गिलास में क्या है कि पानी है। इस गिलास में पानी है, कितना पानी है, आधा पानी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इस गिलास में आधा पानी है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि गिलास में आधा पानी है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है। तो सर अब कहने का मतलब कि अगर किसी भी जो है व्यक्ति में, किसी भी अगर व्यक्ति में क्या मतलब आधे जो है औरत का गुण है कि नहीं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई आधे क्या है, आधे जो है उसमें मर्द का गुण है कि नहीं, आधे मर्द का गुण है। हम कह सकते हैं नहीं कह सकते, आधे औरत का गुण है तो आधे मर्द का गुण है, सीधी सी बात है। तो आप सीधे तौर पे आप समझ सकते हो, सीधे तौर पे अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें कि नहीं, तो आप इजी वे में आप समझने का प्रयास कर लीजिए कि भाई अगर W और Y को हम अगर सेमी वोवेल बोलते हैं, W और Y को क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल बोलते हैं। तो अगर ये आधा स्वर है तो ये आधा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आधा व्यंजन भी है,
W और Y अगर आधा स्वर है तो आधा क्या है, ये व्यंजन भी है। अगर ये जो है सेमी जो है भवेल है तो हम कह सकते हैं कि ये सेमी कंसोनेंट भी है। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे कहना ये है भाई कि W और Y ये सेमी भवेल नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ सेमी कैसे हो सकता है, आधा मर्द और आधा औरत कैसे हो सकता है, या तो वह पूरा मर्द होगा नहीं तो पूरा क्या होगा, औरत होगा। तो अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि W और Y जो है अगर हम इसको सेमी भवेल कहते हैं तो कहीं ना कहीं कहना ये गलत होगा कि नहीं। हम इसको या तो मतलब सेमी भवेल कहते हैं तो हम इसको सेमी कंसोनेंट भी कहें, और नहीं तो आप एक काम कीजिए, ना आप इसको सेमी भवेल कहिए और ना ही आप इसको क्या कहिए, सेमी कंसोनेंट कहिए। तो आप इसको क्या कहिए, आप इसको क्या कहिए, आप W और Y को, अब मैं आपको समझा देता हूँ, मैं उसी समय से बता रहा था, W और Y को या तो आप भवेल कहिए और नहीं तो आप कंसोनेंट कहिए। उपयोग के अनुसार बच्चा बोलेगा कि भाई ये W और Y भवेल कब है, ये कंसोनेंट कब है। तो सीधी सी बात है, W का दो हिंदी होता है, एक होता है व और एक होता है ओ। तो सीधी सी बात है कि हम उच्चारण करेंगे ना शब्द का, उस शब्द को प्रोनाउंस करेंगे तो W का मतलब अगर व आ रहा है तो डैट इज कॉल्ड कंसोनेंट, और W का मतलब अगर ओ आ रहा है तो डैट इज देयर भवेल। वह वहाँ पे क्या है, भवेल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बोले, देखिए WALK वाक, ठीक है, तो W का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, व, तो W यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है। और भी एग्जाम्पल, विंडो क्या, तो देखिए कि W का यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, यहाँ जो W है इसका मतलब क्या आ रहा है, वो, तो W यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है। और यहाँ जो W है आप देखिए ओ, ये जो ड है ना, इस ड में देखिए, ड में हमेशा अ छुपा है, तो अ, और इसको अगर हम पाई को उतार दे तो क्या हो गया, ओ। तो देखिए यहाँ पे W का मतलब ओ आया, तो ये जो W है ये क्या है, भवेल है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। W का मतलब जब वह होता है तो W इज देयर कंसोनेंट व्यंजन, और W का मतलब अगर ओ होता है तो W इज देयर भवेल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर आप एग्जाम्पल वगैरह की बात कीजिएगा तो WATCH, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, वॉच। तो आप खुद समझ सकते हैं कि W का मतलब यहाँ पे क्या है, वह है। तो सर W यहाँ पे क्या है, भवेल थोड़ी है, यहाँ पे सेमी भवेल थोड़ी है, यहाँ पे कंसोनेंट है, ठीक है। उसी तरह से अगर और भी आप देखिएगा W का भी और भी एग्जाम्पल वगैरह आप देखिएगा तो वाटर है, तो इसको आप क्या पढ़ रहे हैं, वाटर, वो, तो यहाँ W क्या है, W कंसोनेंट है। तो W का मतलब जहाँ O होता है वहाँ पे भवेल होता है, और W का मतलब जहाँ पे वह होता है वहाँ पे कंसोनेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये जो है पूरा का पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं Y के तरफ। अब Y के बारे में, Y को सेमी भवेल करना कितना गलत बात है। देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि Y का भी दो हिंदी होता है। एक Y का हिंदी होता है य, और एक Y का जो है मतलब हिंदी निकल के आता है, पता है क्या, आई। तो जब Y का मतलब य होता है तो ये कंसोनेंट होगा ना, और जब Y का मतलब आई होता है तो ये क्या हो जाएगा, भवेल हो जाएगा। काफ़ी इजी है, अब बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं PAYAL, तो ये क्या है, पायल, ठीक है। तो आप देखिए ना भाई, यहाँ पे Y का मतलब क्या आ रहा है, य, तो Y यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है। लेकिन जैसे हम लिखते हैं स्काई, ठीक है, तो S स के से क और Y से यहाँ पे स्काई, तो आप देखिए क में क्या है, अ छुपा है, क्योंकि कोई भी व्यंजन में एक भवेल साउंड छुपा रहता है, तो अ, और फिर आई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Y का मतलब क्या है, आई है, तो ये Y यहाँ पे क्या है, भवेल है ना, ये कंसोनेंट थोड़ी है। तो काफ़ी इजी समझ में आ गया होगा आपको कि भाई जब भी Y का मतलब यह होगा तो Y इज़ देयर कंसोनेंट, और Y का मतलब आई होगा तो Y इज़ देयर भवेल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बताइए, येल्लो फ्लावर, बहुत बार आप लोग जो है आर्टिकल में फंस जाते हैं। येल्लो फ्लावर होता है और हमको आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है, तो आप यहाँ पे ए और एन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए एन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ए एन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्या करना है, उच्चारण पे ध्यान देना है। तो भाई यहाँ पे वाई का जो मतलब है, आप देखिए य, और फिर आप क्या करते हैं, य पे एकले देने के बाद आधा ल और फिर ओ, तो आप यहाँ पे येल्लो इसको पढ़ते हो, तो यहाँ पे य साउंड है ना, तो यह साउंड आया तो आपको निश्चित रूप से कौन सी का प्रयोग करना है, ए का प्रयोग कर देना है। तो जब भी वाई का मतलब य होता है, जब भी वाई का मतलब क्या होता है, य होता है, तो आपको ए का प्रयोग करना है। और जब भी वाई का मतलब यहाँ पे मतलब ये आई होता है तो वहाँ पे वाई क्या है, भवेल होता है। यहाँ जो वाई है ये क्या है,
कंसोनेंट है, ठीक है, ये कंसोनेंट है। और भी अगर आप बोलिए कुछ एग्जाम्पल वगैरह की बात अगर हम करें तो हम लोग लिखते हैं STYLE कि नहीं, तो S से स, T से ट और Y से यहाँ पे आई, और तब ने इसको हम लोग स्टाइल पढ़ते हैं। तो यहाँ जो Y है ना, Y का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आप देखिए ट के बाद अ और फिर आई, तो ये Y यहाँ पे क्या है, भवेल है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई W और Y जो है ये सेमी वाला कोई लोचा ऊंचा नहीं है, मतलब W या तो कंसोनेंट है नहीं तो भवेल है, और Y भी या तो कंसोनेंट है नहीं तो भवेल है। कब कंसोनेंट है कब भवेल है आपको इजी वे में मैंने समझा दिया। चलिए हम लोग वीडियो को स्क्रॉल करते हैं और आगे लेके चलते हैं। अब देखिए इटिमोलॉजी क्या है, इटिमोलॉजी ये समझने की कोशिश कीजिए। तो इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। क्या होता है, शब्द विचार। अब द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स इज कॉल्ड एन इटिमोलॉजी, मतलब ग्रामर का वह भाग जिसमें हम लोग क्या शब्दों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार बोलते हैं। अब जो है शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अब इसको आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि भाई वर्ड की डेफिनेशन। देखिए हमने इस वीडियो में कोशिश किया है कि आपके सारे भी सभी के सभी जो डेफिनेशन पोर्शन है ना उसको हम लोग क्लियर कर ले, परिभाषा से जुड़े हुए जितने क्षेत्र है उसको हम लोग क्लियर कर ले। तो शब्द किसे कहते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, मतलब भाई अक्षरों का वह समूह जिसमें एक पूर्ण अर्थ जो है निकल कर सामने आता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर आप चर्चा करो तो आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है कैट, CAT। तो सर CAT ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका एक मीनिंग, ये लेटर जो है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स मीनिंगफुल है। क्यों, क्योंकि इसका एक बिल्ली, इसका एक हिंदी निकल के आया क्या, बिल्ली। तो सीधी सी बात है कि सर ये जो कैट है वह एक वर्ड है कि नहीं है। लेकिन एक देखिए TAC ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन TAC टैग का कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस है। तो इज इट अ वर्ड, क्या ये टैग भी एक शब्द है, बिल्कुल नहीं, टैग शब्द नहीं है। उसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल में कुछ और लिखें तो हम लिखते हैं TEACHER। तो देखिए T है, E है, A है, CHER ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका एक मीनिंग होता है, क्या होता है, शिक्षक। तो सर अब कहने का मतलब शिक्षक जो है, टीचर एक वर्ड है। लेकिन अगर हम और आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे कि नहीं, हम बोलते हैं ERCHEAT। अब देखिए ये अर्चिट कोई वर्ड नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जरूर है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये शब्द है क्या, ये शब्द नहीं है, ये शब्द, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन इट इज नेवर अ वर्ड, ये कोई शब्द नहीं है। क्यों, बिकॉज इट हैज़ नॉट अ मीनिंगफुल, इट हैज़ नॉट अ सिंगल मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चले कि नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, चूँकि शब्द के अंतर्गत ही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि भाई इसके बाद जो मैं वीडियो में मैं आऊँगा मैं उसमें सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की बात करो, शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है, क्या होता है, शब्द भेद। तो इसकी परिभाषा की बात करो तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीधी सी बात है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स मतलब अंग्रेजी के सारे शब्दों को आर डिवाइडेड बांट दिए जाते हैं इनटू 8 ग्रुप्स, 8 जो है समूहों में, अकॉर्डिंग टू देयर यूज उनके उपयोग के अनुसार, इन अ सेंटेंस वाक्यों में उनके उपयोग के अनुसार। एक शब्द, एक सेंटेंस में अगर इसका हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए तो अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में क्या, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उपयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर यूज उपयोग के अनुसार, इनटू 8 ग्रुप्स मतलब 8 भागों में क्या डिवाइडेड बांट दिए जाते हैं। तो एक वाक्य में अगर इसका हिंदी निकालेंगे तो अंग्रेजी के सारे शब्दों को कितने भागों में, 8 भागों में, वाक्यों में उसके उपयोग के अनुसार बांट दिए जाते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और प्रत्येक समूह को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये सब आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस क्या है, दे आर एज फॉलो, कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सीधी सी बात है कि आपके स्क्रीन पर आप देखिए कि पहला जो है वह क्या है, नाउन है। पहला क्या है, नाउन है। दूसरा क्या है, प्रोनाउन है। पहला क्या, नाउन, दूसरा प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। और हम स्क्रॉल कर दे कि नहीं तो प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन,
और फिर क्या, इंटरजेक्शन, कंजक्शन के बाद क्या, इंटरजेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आप ये सब जानते हैं कि हाँ नाउन का मीनिंग क्या होता है, आप सबको पता है। हालांकि मैं इस पे एक एक वीडियो, मतलब एक एक वीडियो मैं इन सभी चीज़ों पे दूंगा। व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, व्हाट आर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, व्हाट इज प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब हर चीज़ को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह भी होता चलेगा। तो आप सीधी सी बात है कि आपको पता है कि भाई नाउन का मीनिंग क्या होता है। नाउन का मीनिंग संज्ञा होता है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव विशेषण होता है, फिर एडवर्ब जो है ये वर्ब क्रिया होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। फिर उसके बाद भी अगर हम इसको स्क्रॉल करके समझाएं आपको कि नहीं, तो फिर प्रीपोजिशन है जिसका मतलब संबंध सूचक अवयव होता है। और फिर उसके बाद जो है कंजक्शन है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। तो चलिए ये तो हो गया डेफिनेशन टाइप की बात। अब हम चलते हैं सिंटैक्स का जो है अध्ययन करते हैं। सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स को भी एक ब्रॉड चैप्टर, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, इसको हम लोग बनाएंगे। लेकिन जो है फिलहाल डेफिनेशन टाइप का मैं मोटा मोटी बात बता दूं आपको कि भाई सिंटैक्स क्या है। तो द पार्ट ऑफ ग्रामर, मतलब ग्रामर का वह भाग इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स। मतलब भाई ग्रामर का वह भाग जिसमें हम लोग जो है एक वाक्य में शब्दों के करेक्ट अरेंजमेंट, सही जो है प्रबंधन की बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको जो है हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अब चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम चर्चा कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर तो आप देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे ही इज अब्लिक आर अ गुड सिंगर, तो ही जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो इज जो होगा वह सही होगा, और जब भी आर होगा तो ये जो है सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है वह सही नहीं है, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अब राधा हैज अ न्यू ड्रेस, तो अकॉर्डिंग टू राधा, मतलब राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, राधा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार जो है वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हैज वाला जो वाक्य है वह सही है, जबकि हैव वाला वाक्य क्या है, गलत है। तो ये जो राधा के अनुसार जो है वह सब्जेक्ट का कौन सा एग्रीमेंट सही है, तो हैज वर्ब का। अब चलिए मोहन एंड राजू, अब मोहन एंड राजू ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, दो। तो इसके अनुसार जो है जो सब्जेक्ट होगा वह भी प्लुरल होगा, वर्ब प्लुरल होगा। तो यहाँ जो है वह हैव सही है, हैज वाला जो वाक्य है वह क्या है, गलत है, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आता है। अब उसी हिसाब से ईच गर्ल इज आर ब्यूटीफुल, तो आप घबराइएगा नहीं, चूंकि प्रत्येक जो है मतलब एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगा आपको। ये फर्स्ट सेशन है, अब फर्स्ट वीडियो है इस ऐप पे। तो इच गर्ल के अनुसार क्या होगा, इज सही सेंटेंस होगा, आर वाला जो सेंटेंस होगा वह क्या होगा, गलत होगा। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यू जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार क्या होगा, ईट होना चाहिए, तो ये वाला सेंटेंस क्या है, सही है, जबकि इट्स वाला वाक्य क्या है, गलत है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं पंचुएशन की। पंचुएशन क्या है, चिन्ह विचार क्या है, आप इसको जो है आप समझने का प्रयास कीजिए कि पंचुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। क्या होता है, चिन्ह विचार मतलब होता है द पार्ट ऑफ ग्रामर, मतलब ग्रामर का वह भाग इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ डिफरेंट मार्क्स, हम लोग जो है तरह तरह के मार्क्स वगैरह का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कॉमा का इस्तेमाल कहाँ करें, फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ करें, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कहाँ करें, एक्सक्लामेशन मार्क्स का इस्तेमाल कहाँ करें, क्योटेशन मार्क्स का इस्तेमाल कहाँ करें, अंडरलाइन का प्रयोग कहाँ करें। तो सर हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामर, द पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का वह भाग इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ डिफरेंट मार्क्स, हम लोग तरह तरह के मार्क का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क्स, क्योटेशन मार्क, अंडरलाइन, etc. टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियर इज कॉल्ड अ पंचुएशन। मतलब जो है इन सभी का इस्तेमाल हम लोग करते क्यों है, तो सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचुएशन बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चिन्ह विचार। तो अब कुछ एग्जाम्पल वगैरह का चर्चा हम लोग करेंगे। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे तन्नू इज द बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, तो सेंटेंस कैसा, असर्टिव सेंटेंस है। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, आरव, आरूस एंड अभी आर इंटेलिजेंट बॉयज, तो यहाँ जो देखिए कि सेंटेंस है ये असर्टिव है, और जब भी असर्टिव होता है तो हम किसका, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका काइंड बदल गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का
इस्तेमाल करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो हम कौन सी का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे मतलब नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो अब कहीं ना कहने का मतलब ये है कि किस सेंटेंस में कौन से जो है मार्क का इस्तेमाल होता है, इसी का अध्ययन जो है पंचुएशन, इसी का जो है अध्ययन पंचुएशन या जो है चिन्ह विचार कहलाता है। जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट एट 8 PM, तो सेंटेंस असर्टिव है, और जब असर्टिव होता है तो हम कौन सी का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ये लास्ट है, बस ये थोड़ा सा जो है प्रोसोडी क्या है, हालांकि इसका जिक्र जो है इसको हम लोग जो है ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे पढ़ते हैं। जब भी हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, पीजी में जाते हैं, तो इसका एक बजाबते एक चैप्टर बना हुआ है प्रोसोडी का, मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा जान जाना बेहतर है। द पार्ट ऑफ ग्रामर, प्रोसोडी का मतलब छंद विचार वगैरह होता है। द पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट द पैटर्न्स ऑफ साउंड्स एंड रिदम्स इन पोएट्री एंड स्पीच इज कॉल्ड प्रोसोडी, मतलब पार्ट्स ऑफ ग्रामर जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि साउंड्स के पैटर्न्स को का अध्ययन करते हैं, और कविता में जो है रिदम मतलब सुर ताल लय का अध्ययन करते हैं, भाषा में जो है सुर ताल लय का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसोडी बोलते हैं। प्रोसोडी के अंतर्गत ही जो है फिगर ऑफ स्पीच वगैरह आता है, मेटाफर सिमिली वगैरह, तो ये सब लोग तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आपको और अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे 8051626238 या 882526 ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हम इसको सुधार दें, 882526 यहाँ जो है 26 होगा, क्या होगा 26, और फिर 5954 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक से अधिक जानकारी के लिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ऐप का जो नेम है उससे भी जुड़ सकते हैं। और बड़ा ही खुशी की बात है कि ये तीनों का तीनों जो नाम है वह अमृतसर इंग्लिश गुरु है, मतलब टेलीग्राम, यूट्यूब और जो है ऐप नेम अमृतसर इंग्लिश गुरु। आप कहीं भी हमें ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।